हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर हम लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम अब समझने वाले हैं। देखो, अभी तक आपको क्या पता है इक्विलिब्रियम के बारे में कि इक्विलिब्रियम अटेन कैसे होता है। इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शंस क्या होती है, इक्वल हो जाती है। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है उस टाइम पर जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन है उनमें आपस में क्या रिलेशन रहता है, वो कैसी होती है। तो इसी क्वेश्चन का आंसर हम अभी देंगे, इस लेक्चर में देंगे लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम से। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, और इसी से ही ये पूरा चैप्टर के जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वाले वो इसी से ही बनते हैं। यही बेस है पूरे चैप्टर का, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इससे पहले हम डिराइव करेंगे। तो ये डिराइव होता है फ्रॉम लॉ ऑफ मास एक्शन। किससे होता है ये डिराइव? लॉ ऑफ मास एक्शन से। अब लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है? फॉर एनी रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन आपकी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट पर जा रही है तो लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहता है कि उस रिएक्शन के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन, ROR शॉर्ट में लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन होता है जो उस रिएक्शन का, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। एक रिएक्टेंट है, एक ही लोगे, अगर मल्टीपल रिएक्टेंट्स है तो उनका क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट हो जाएगा इस तरह से। और साथ में जितनी उनकी स्टोइकियोमेट्री है उतना ही आप रेज टू पार करोगे। तो ये कहता है लॉ ऑफ मास एक्शन। अब इसमें क्या है? इसमें कहा गया है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना। पहले क्या होता था, अर्ली डेज में एक्टिव मास हम यूज करते थे इन प्लेस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। नाउ ए डेज क्या कर रहे हैं? कॉन्सेंट्रेशन हम यूज करते हैं जो कि होती है मोल पर लीटर, जिसके यूनिट्स होते हैं। पहले कॉन्सेंट्रेशन की जगह एक्टिव मास वर्ड यूज करते थे। ठीक है, तो ये लॉ पहले के बने हैं। तो उस टाइम पर क्या दिया गया कि प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस, लेकिन हमें पता है वो है कॉन्सेंट्रेशन। तो आप डायरेक्ट कर सकते हो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है? फॉर एनी रिएक्शन, रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द concentration of reactant raised to power its respective stoichiometric coefficient, जो कि यहाँ पर बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में जो उसका कोफिशिएंट है वो पार में आ जाएगा। ठीक है, ये कहता है लॉ ऑफ मास एक्शन। अब इससे हम एक जनरल रिएक्शन के लिए लिखेंगे और साथ में चलो पहले रीड कर लेते क्या है। Rate of a reaction is proportional to the product of the active masses of the reactants, each raised to power their respective stoichiometric coefficient in balanced chemical reaction. ठीक है, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन होनी चाहिए तभी तो उसका आपको कोफिशिएंट पता चलेगा कि कौन सा है। एक हम रिएक्शन ले लेते हैं, इससे आपको समझ आएगा। फॉर रिएक्शन AA प्लस BB गिव्स टू, ये इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, यहाँ पर इक्विलिब्रियम नहीं करते, चलो अभी जनरल हम लिख लेते हैं, गिव्स टू सम प्रोडक्ट। ठीक है, ये अभी इक्विलिब्रियम रिएक्शन नहीं है, नॉर्मल रिएक्शन है, वो प्रोडक्ट दे रही है। ठीक है, A एंड B क्या है? A का कॉफिशिएंट स्मॉल a, B का कॉफिशिएंट स्मॉल b आ गया यहाँ पर। तो जो लॉ ऑफ मास एक्शन है वो कहता है इसके लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन जो इस रिएक्शन के लिए आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? एक्टिव मासेस, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। जो लॉ ऑफ मास एक्शन था वहां पर प्रोडक्ट का कोई भी प्रोडक्ट के बारे में नहीं कहा गया, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन के बारे में वहां पर कुछ भी नहीं दिया गया। सिर्फ और सिर्फ बताया गया कि जो रेट है वो डिपेंडेंट होता है रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन पे। तो रिएक्टेंट्स यहाँ पर 2 है आपके पास, तो यहाँ पर आ जाएगा A की कॉन्सेंट्रेशन, और जो कॉन्सेंट्रेशन है उसे हम स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसे लिखते हैं। तो समझ जाना, इसका मतलब है कि कॉन्सेंट्रेशन A अंदर है तो A की कॉन्सेंट्रेशन, B है तो B की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं। और साथ ही में क्या कहा गया कि जो रिएक्टेंट है उनकी कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पार देयर रिस्पेक्टिव स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इसका अपना कोफिशिएंट क्या है? A, तो उसकी जो है उसकी पार में हम A लिख लेंगे। वहीं पर दूसरा भी रिएक्टेंट है तो यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय अनदर रिएक्टेंट और उसकी भी जो कोफिशिएंट है वो ऊपर लिख लेंगे। तो ये कहता है लॉ ऑफ मास एक्शन। और बाकी जब हम काइनेटिक्स करते हैं क्लास 12th में, वहाँ पर बिल्कुल डिटेल में रेट ऑफ रिएक्शन एंड जो ये कॉन्सेंट्रेशन है उस पर काफ़ी कुछ डिटेल में होता है। फिलहाल आपको सिर्फ और सिर्फ लॉ पता होना चाहिए क्योंकि उससे हमने डिराइव करना है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। सो ये बात आपको समझ आ गई है लॉ ऑफ मास एक्शन से कि जो
एक्टिव मासेस होते हैं, मतलब जो कॉन्सेंट्रेशन होती है रिएक्टेंट प्रोडक्ट की वो ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है रेट ऑफ रिएक्शन के, प्रोडक्ट की नहीं रहती। ठीक है, अब हम डिराइव करते हैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इसे डिराइव करने के लिए पहले देखो हम क्या करेंगे, हम एक रिएक्शन ले लेते हैं। ठीक है, कंसीडर इक्विलिब्रियम रिएक्शन कंसीडर करते हैं A प्लस बी, इक्विलिब्रियम में है प्रोडक्ट्स के C प्लस डी के, और साथ ही में इनके कोफिशिएंट स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c एंड स्मॉल d लिख लेते हैं, क्योंकि हम ये चीज़ यहाँ पर जनरलाइज कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लिखते हैं फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन। अब ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, इसके लिए फॉरवर्ड रिएक्शन कौन सी है, फॉरवर्ड रिएक्शन है ये वाली जो आपको स्ट्रेट नज़र आ रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, a प्लस b गिव्स टू, सिंगल लगाएंगे क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ पर फॉरवर्ड रिएक्शन कंसीडर कर रहे हो, CC प्लस DD। ठीक है, ये आपकी फॉरवर्ड रिएक्शन होगी। नाउ फॉरवर्ड रिएक्शन आपके पास आ गई। अब इस फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए हम लॉ ऑफ मास एक्शन लगाएंगे, जो कहता है कि रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो रिएक्टेंट्स यहाँ पर A एंड B है, तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहेगा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो कि ये वाली है ऊपर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स क्या है, ये दोनों है इनके प्रोडक्ट का, इनके जो कॉन्सेंट्रेशंस है उनका प्रोडक्ट, और साथ में अपने अपने जो रिस्पेक्टिव इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स है उनकी रेज टू पावर हम करा देंगे। ठीक है, A के आगे A है, B के आगे B है, तो यहाँ पर लगा देंगे। अब ये तो प्रोपोर्शनैलिटी है, लेकिन हमें इक्वालिटी में चाहिए होता है, तो इसे हम कहेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, शॉर्ट में लिख रहे हैं ROF, इज इक्वल टू, जब आपने ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाई तो सम कांस्टेंट आता है। अब इस कांस्टेंट को हम KF लिखते हैं, रेट कांस्टेंट। अब ये क्या होता है, रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन, A रेज टू पावर A, और यहाँ पर आ जाता है B रेज टू पावर B। तो ये हो जाती है आपकी फर्स्ट रिएक्शन। ये क्या है आपकी, ये आपकी है फर्स्ट इक्वेशन। तो यहाँ पर KF क्या है वो भी लिख लेते हैं, KF इज द रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन जब हो रही है उस टाइम पर जो आपका रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन है। ठीक है, अब यही चीज हम किसके लिए करते हैं, हम करते हैं बैकवर्ड रिएक्शन के लिए। फॉर बैकवर्ड रिएक्शन क्या करेंगे हम, यहाँ पर बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो रही है, अब जब आप बैक में रिवर्स रिएक्शन में जा रहे हो ना, बैकवर्ड रिएक्शन में जा रहे हो, उस टाइम पे ये दोनों जो चीजें हैं ना, ये प्रोडक्ट नहीं, ये एज रिएक्टेंट यूज होगी। ठीक है, तो रिवर्स करके लिखेंगे CC प्लस DD गिव्स टू AA प्लस BB। ठीक है, ये आपकी होगी रिवर्स रिएक्शन। अब इसमें भी लॉ ऑफ मास एक्शन लगाएंगे। अब इस रिएक्शन के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि रेट ऑफ जो बैकवर्ड रिएक्शन है, ये वाली रिएक्शन है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, शॉर्ट में लिखेंगे रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब इसमें रिएक्टेंट्स क्या है, ये दोनों एज रिएक्टेंट काम करेंगे, तो इनकी कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर स्टोइकियोमेट्री, दूसरा रिएक्टेंट D उसकी रेज टू पावर, क्योंकि C एंड D रिएक्टेंट्स है और इनकी जो कोफिशिएंट है उसके साथ हमें ये चीज़ लिखनी है। अब ये जो प्रोपोर्शनैलिटी है, जब आप इसे हटाते हो तो क्या होता है, सम कांस्टेंट आता है। अब इसे हम KB लिखेंगे, विच मीन्स कि रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन CC, और यहाँ पर आ जाता है DD। ओके, तो ये वाला जो इक्वेशन है इसे हम मार्क कर लेते हैं सेकंड। अब यहाँ पर जो ये KB है, here KB stands for rate constant for backward reaction, क्योंकि जो हमने इक्विलिब्रियम रिएक्शन ऊपर ली है उसके लिए तो ये बैकवर्ड है ना, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसके लिए K फॉरवर्ड है और इसके लिए रेट कांस्टेंट K बैकवर्ड है। ठीक है, रेट कांस्टेंट की टर्म्स में अगर कहें तो ये दोनों चीज़ें आपके पास आ गई है। अब हम अपनी कंडीशन लगाते हैं जब इक्विलिब्रियम अटेन होता है। एट इक्विलिब्रियम क्या चीज़ें होती है, ये दोनों जो इक्वेशंस है ये कब आई है, जब हमने इंडिविजुअली रिएक्शन को कंसीडर किया है, फॉरवर्ड की अलग कंसीडर की है, बैकवर्ड की हमने अलग कंसीडर की है। लेकिन जब इक्विलिब्रियम अटेन होता है तो क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन
इक्वल होता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, ठीक है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल होते हैं। रेट क्या होता है? स्पीड ऑफ द रिएक्शन या फिर रेट ऑफ द रिएक्शन। तो ये चीज़ हमें पता है कि ये चीज़ होती है। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल है, तो फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड क्या आया यहाँ पर है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन यहाँ से आ जाएगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन यहाँ से आ जाएगा। दोनों को हम इक्वेशंस को इक्वेट कर लेंगे बिकॉज एट इक्विलिब्रियम दोनों रेट्स इक्वल होते हैं। तो फर्स्ट से आ जाएगा के एफ ए रेज टू पावर ए बी रेज टू पावर बी, और सेकेंड से आ जाएगा के बी सी रेज टू पावर सी एंड डी रेज टू पावर स्मॉल डी, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे? केस को एक साथ लिखेंगे, के एफ अपॉन के बी इज इक्वल टू ये आ जाएगा सी रेज टू पावर सी डी रेज टू पावर डी डिवाइडेड बाय ए रेज टू पावर ए एंड बी रेज टू पावर बी, ठीक है। यहाँ से अब हमें ये बात समझ आती है, जो ये रेशो होता है वो इक्वल होता है सम के, ठीक है, कैपिटल के, एंड दिस इज कॉल्ड योर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये होता है आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशन क्या होता है? के एफ अपॉन के बी रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइडेड बाय बैकवर्ड रिएक्शन होता है, और साथ ही में जो प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन है डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर एक रिजल्ट हमारे पास आया है जो कि क्वेश्चंस में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। ये आप लर्न करोगे डायरेक्टली। कोई भी जनरल रिएक्शन है उसके लिए अगर आपने रेट कांस्टेंट की वैल्यू लिखनी है, क्या करोगे? प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन को मल्टीप्लाई करोगे, साथ ही साथ अपने अपने कॉफिशिएंट्स लगाओगे, रेज टू पावर में डिवाइड करोगे रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन से, और अपने अपने कॉफिशिएंट्स का रेज टू पावर वहाँ पर करोगे। और साथ ही में रेट कांस्टेंट की टर्म में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड। तो ये ही है आपका लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या कहता है कि जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू है वो कैसे आती है? जब आप रेशो लेते हो प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स ईच रेज टू पावर विद देयर रिस्पेक्टिव स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्टेंट्स ईच रेज टू पावर बाय देयर रिस्पेक्टिव स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। और जो ये इक्विलिब्रियम की वैल्यू है ना, ये कांस्टेंट की वैल्यू ऑब्वियसली ये क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। चाहे आप यहाँ पर कुछ भी किसी भी रेशो में आप यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशंस को लोगे तो ये वैल्यू फिक्स आती है किसी एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। तो ये रहता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और यहाँ से ये लर्न करना है आपको कि ये होता है के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भूल जाते हैं। तो यहाँ से हमें एक चीज़ यहाँ से समझ आती है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसी भी रिएक्शन के लिए के कैपिटल के से हम डिनोट करते हैं, साथ ही में वो आता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स है। एक है तो एक लिखोगे, मल्टीपल है तो मल्टीप्लाई करके सभी की कॉन्सेंट्रेशन लिखोगे, ऊपर उसकी पार आ जाएगी सम उसकी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से रेज टू पावर करना है, डिवाइडेड बाय जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन लिखोगे, और सबकी जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है जो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में जो उसके आगे के कोएफिशिएंट है उससे रेज टू पावर कर दोगे, ये होता है। साथ ही में जो के है वो रेट कांस्टेंट के फॉर्म में भी के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड से आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब एक और छोटी सी चीज़ करेंगे जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। मैं बार बार कहती हूँ कि जो एनसीईआरटी में छोटी छोटी चीज़ें भी गिवन है ना, वो भी हम नहीं छोड़ेंगे बिकॉज कई बार घुमा फिरा के क्वेश्चन वहाँ से भी पूछ लेते हैं। तो मेरा मोटिव यहाँ आपको इस तरह से पढ़ाने का ये है कि साथ ही साथ आपकी जो एनसीईआरटी में भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें गिवन है वो भी आपकी कवर हो जाए, सो दैट जब आप खुद उसे रीड करो तो आपको कोई भी डिफ़िकल्टी ना हो, ठीक है। तो देखो वहाँ पर एनसीईआरटी में क्या गिवन है, एक ना प्रूफ टाइप का गिवन है। अब आप कहोगे कि मैम आपने ऐसे कैसे कर दिया कि रेज टू पावर बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है, यहाँ पर आपने ऐसे लिखा है ना कि इसकी पावर सी इसकी पावर डी की ये जो कोएफिशिएंट्स है ए बी सी डी, इनको रेज टू पावर में क्यों लिख रहे हो? रेट कांस्टेंट ऐसे क्यों नहीं लिख लेते, विदाउट कोएफिशिएंट क्यों नहीं लिख लेते? तो इसके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है। देखो इक्विलिब्रियम H2 गैसियस आयोडीन गैसियस का इक्विलिब्रियम
विद द फॉर्मेशन ऑफ HI जब फॉर्म होता है गैशियस, ठीक है। अब क्या होता है इसमें, अगर मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूं तो कैसे लिखोगे आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं कि प्रोडक्ट, आप बताओ प्रोडक्ट क्या है, HI है, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन और इसका रेज टू पावर स्टोइक्योमेट्री कितनी है, 2 है, रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाय, अब रिएक्टेंट्स कितने हैं, हाइड्रोजन एंड आयोडीन, इनकी कॉफिशिएंट क्या है, 1 1 है, तो यहाँ पर 1 चाहे आप लिखो या अगर आप नहीं भी लिखते हो तो अंडरस्टूड होता है कि कॉफिशिएंट 1 है, अगर ना लिखा हो तो इसका मतलब है कि वो 1 ही है, और यहाँ पर आयोडीन और इसकी रेज टू पावर भी 1 होगी। ये है हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो अभी हमने डेफिनेशन लिखी है। लेकिन इसी को प्रूव करने के लिए कि ये जो कॉफिशिएंट है, जैसे हमने 2 लगाया है, ये अगर हम लगाते हैं, ये 1 1 कॉफिशिएंट है, तभी ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारा आता है। अब कई वो थे, क्या कहते हैं, कई इसमें कॉन्ट्राडिक्शन थी कि यहाँ पर रेज टू पावर में कॉफिशिएंट क्यों ले रहे हो, विदाउट जो कॉफिशिएंट है उससे क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं आता है? तो इसी रिएक्शन का ही हमने एक्सपेरिमेंट किया। हमने क्या किया, हमने एक्सपेरिमेंट्स लिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट्स, अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स हमने करे, 6 एक्सपेरिमेंट्स हमने करे। उसमें जो फर्स्ट 4 एक्सपेरिमेंट्स थे उसमें हमने इसकी फॉरवर्ड रिएक्शन कंसीडर करी और लास्ट 2 में हमने बैकवर्ड रिएक्शन कंसीडर करी, बिकॉज वी नो द प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलिब्रियम कि इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड फ्रॉम द आइदर साइड ऑफ द रिएक्शन, चाहे वो रिएक्टेंट साइड से चाहे प्रोडक्ट साइड से, दोनों साइड से आप इक्विलिब्रियम को अच्छे से अटेन कर सकते हो, ठीक है। तो ये 4 रिएक्शन हमने फॉरवर्ड से करवा दी और ये बैकवर्ड से। अब इसके लिए हाइड्रोजन, आयोडीन और HI कितना फॉर्म हो रहा है, साथ में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सभी के लिए ये जो K की वैल्यू है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वो हमने देखी। तो एक्सपेरिमेंट से क्या आया आपके पास, जो ये वैल्यूज हैं, हम एग्जैक्ट तो नहीं लिखेंगे, आपके आइडिया के लिए मैं बता रही हूँ। सम यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 लिया, फिर उसके लिए कुछ एक वैल्यू I2 की ली, फिर उससे HI कितना फॉर्म हुआ, कितना कॉन्सेंट्रेशन फॉर्म हुआ वो यहाँ पर आए, तो एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ K यहाँ पर आई, ठीक है। तो इसे हम लिख लेते हैं कि K1 यहाँ पर आया। फिर सेकेंड एक्सपेरिमेंट किया गया, सेकेंड एक्सपेरिमेंट में भी डिफरेंट वैल्यूज आई और यहाँ पर K2 वैल्यू आई। वैसे ही थर्ड एक्सपेरिमेंट, फोर्थ एंड फिफ्थ, सिक्स्थ सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे, चाहे फॉरवर्ड डायरेक्शन से करेंगे, कुछ एक बैकवर्ड डायरेक्शन से करेंगे, सो दैट हमें हमारा जो पॉइंट है वो प्रूव हो जाए। तो इन सभी सेटअप्स के लिए ना, जो ये 6 एक्सपेरिमेंट्स थे, सभी के लिए अपनी अपनी रेट कांस्टेंट की वैल्यू आई। इन्हें हम K1, K2, K3, K4, K5, K6 लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखा गया, अब ये चीज़ यहाँ पर देखी गई कि K की वैल्यू, अब यहाँ पर क्या देखा आपने कि अगर आपने स्टोइक्योमेट्री को कंसीडर किया है, अगर आपने स्टोइक्योमेट्री को कंसीडर नहीं किया है, अगर आपने ऐसे लिखा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसके लिए कि HI अपॉन H2 और I2, अगर आपने विदाउट स्टोइक्योमेट्री लिया है तो यहाँ पर जो वैल्यू ऑफ K थी, वैल्यू ऑफ K थी, क्योंकि ये जो K की वैल्यू है वो फॉर्मूला में, जब आप ये सारी वैल्यूज यहाँ फॉर्मूला में डालोगे तभी तो K की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये वैल्यूज ये कब निकली आपकी, तो K की वैल्यू क्या आई, वैल्यू ऑफ K फॉर ऑल 6 एक्सपेरिमेंट्स, इन सभी एक्सपेरिमेंट्स के लिए क्या आई, डिफरेंट आई, ठीक है। तो मतलब जो K1 इज नॉट इक्वल टू K2, नॉट इक्वल टू K3 एंड सो ऑन, मतलब वो ये सारी वैल्यू सेम नहीं आई अगर हमने रेट कांस्टेंट को विदाउट स्टोइक्योमेट्री लिया, तो मतलब रेट कांस्टेंट नहीं आया, सेम नहीं आया। लेकिन अगर हमने ये कैलकुलेशन K1, K2, K3, K4 ये वाली कैलकुलेशन विद दिस फॉर्मूला की, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके हमने ये वैल्यूज निकाली, बिकॉज एक सेट के लिए, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 के लिए आप क्या करोगे, कुछ H2 की यहाँ कॉन्सेंट्रेशन होगी वो यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे, I2 की वैल्यू होगी वो यहाँ पर पुट करोगे, HI की वैल्यू होगी वो यहाँ पर पुट करोगे विद पार्ट्स, ठीक है। तो कुछ एक वैल्यू K की आएगी, वो उसके लिए K1 होगा। सिमिलरली सभी एक्सपेरिमेंट्स के लिए सिमिलरली सभी एक्सपेरिमेंट्स के लिए आप K1, K2, K3, K4, K5, K6 विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला आप निकालोगे। तो एक इंटरेस्टिंग वहाँ से ऑब्जर्वेशन क्या आई, जब आप ये वाला फॉर्मूला कंसीडर करते हो, ये वाला एक्सप्रेशन लेके अगर आप रेट कांस्टेंट निकालते हो, तो ये जो सभी K1, K2, K3, K4 थे ना,
K4, K5, K6 ये सभी इक्वल आए। इन सभी की वैल्यू क्या आई? इन सभी की वैल्यू इक्वल आई। मतलब यहाँ पर जितने भी रेट कांस्टेंट डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स में निकले हैं, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज लेके निकले हैं, उन सभी की वैल्यू सेम आई। तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट यहाँ पर हमारे पास आया था कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू सेम आई। और तभी हम रेट कांस्टेंट में क्या कहते हैं, वैसे ही देख लो, रेट कांस्टेंट मतलब वैल्यू कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो इसकी वैल्यू क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है, चाहे आप यहाँ पर जो भी सेट ऑफ वैल्यूज डालोगे। तो यहाँ से पता चलता है कि रेट कांस्टेंट कब निकल करके आता है, जब आप इनके जो ये कॉफिशिएंट्स होते हैं आगे वाले, ये वाले जो कॉफिशिएंट है, जो ये 2, 1 और 1 हमने लिया है, ये कंसीडर करना पड़ेगा। यहाँ पर आपने क्या किया? यहाँ पर आपने कंसीडर नहीं करे थे, तब अगर आप वैल्यूज निकाल रहे थे, वो सारी क्या आ रही थी? डिफरेंट वैल्यूज आ रही थी। तो उसे हम रेट कांस्टेंट नहीं कहते। रेट कांस्टेंट कब आएगा? जब हम स्टोइकियोमेट्रीज को लेके उन्हें कंसीडर करेंगे। तो यहाँ से ये भी प्रूव हो गया कि जो ये हमारा फॉर्मूला है, जो हमने ये लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम निकाला है विद स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, वो करेक्ट है। वो कोई ऐसे थ्योरेटिकल फॉर्मूला नहीं है, ये बाय एक्सपेरिमेंट प्रूव हुआ है कि आपको ये जो कोएफिशिएंट्स है ये कंसीडर करने पड़ेंगे, तभी ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी कांस्टेंट वैल्यू आती है, उसकी फिक्स वैल्यू आती है किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। अब देखो इसका काम क्या होगा। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपके पास आ गया है। अब ये वैल्यू तो फिक्स रहती है, जैसे हमने फॉर्मेशन ऑफ HI वाली रिएक्शन ली थी, तो उसके लिए जैसे आप डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज अगर आप डालोगे, तो ये जो K की वैल्यू है वो तो सेम ही रहनी है, चाहे आप H2I2 HI के डिफरेंट कॉम्बिनेशन भी यूज करो। तो इसका बहुत ही हेल्प मिलता है, बिकॉज बाय नोइंग दिस वैल्यू, अगर आपको K की वैल्यू पता है तो आप बाकी H2I2 बाकी रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की भी वैल्यूज निकाल सकते हो, उनका आपस में रिलेशन निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये आपको जानना जरूरी है कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है विद स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है, ये इसका प्रूफ है। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कुछ एक प्रॉपर्टीज देखेंगे जो कि न्यूमेरिकल में भी आपको काफी हेल्प करेगी। देखो, ये जनरल सा रिएक्शन, इक्विलिब्रियम की रिएक्शन लिखी है, रिवर्सिबल रिएक्शन हमने लिखी है। अब कोई अगर इस तरह से रिएक्शन है ना, मान लेते हैं इसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है प्लस dd, उसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है वो मान लेते हैं सम k है। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज k है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू k है यहाँ पर। अभी इसी रिएक्शन को अगर आप रिवर्स कर देते हो ना, अगर इसी रिएक्शन को बिल्कुल आप रिवर्स कर देते हो, तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो आएगा वो क्या हो जाएगा? वो भी इन्वर्ट हो जाएगा। रिवर्स करोगे रिएक्शन को, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गेट्स इन्वर्टेड। ठीक है, तो ये इन्वर्ट हो जाएगा। और वैसे ही अगर आप इस रिएक्शन से कुछ एक नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, कुछ एक डिजिट आप मल्टीप्लाई करोगे, जैसे पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा, उसकी जो पार है उसमें वो सीधा चले जाएगा। ठीक है, 2 से पूरी रिएक्शन को मल्टीप्लाई किया तो रेट जो इसका कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, उस पर क्या फर्क पड़ा? उसकी पार में वो चीज़ आ जाती है। ठीक है, जैसे हाफ से मल्टीप्लाई करोगे पूरी रिएक्शन को तो ये k⁻½ हो जाएगा। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे जनरल क्या चीज़ आई कि अगर ये रिएक्शन है, इसके लिए जो रेट कांस्टेंट है वो Kc है। अगर C का मतलब अभी नेक्स्ट लेक्चर में आप समझोगे Kc क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशंस ली है, इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आया है। अब यही जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इसको अगर आप क्या कर देते हो, n से मल्टीप्लाई कर देते हो, कोई वैल्यू Na प्लस NBB और साथ में यहाँ पर भी NCC प्लस n टाइम्स ऑफ dd। ठीक है, सम वैल्यू n से अगर आपने मल्टीप्लाई करा है तो क्या हो जाता है, नया जो रेट कांस्टेंट होगा वो कितना हो जाएगा? सॉरी, रेट कांस्टेंट नहीं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। नया जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा इस रिएक्शन के लिए, अब वो क्या होगा, बिकॉज हमने पहली रिएक्शन को मल्टीप्लाई किया है किसी वैल्यू से, तो इसका जो पहले का रेट कांस्टेंट था उसकी पार में आपने उस नंबर को लगा देना है। जैसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो raised-2, 3 से मल्टीप्लाई करोगे पूरी रिएक्शन को तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आएगा? अब नया raised-, पहले वाले में raised- आपने 3 करना है। अगर इसी रिएक्शन को आप रिवर्स कर देते हो, जैसे CC प्लस DD गिव्स टू AA प्लस BB, तो जो न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा वो क्या होगा? जो पहले आपका रेट कांस्टेंट था उसका
इन्वर्ट कर देना है, उसको जस्ट आपने इन्वर्ट करना है, रिवर्स द रिएक्शन, तो इन्वर्ट हो जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब इसी चीज़ पे यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, अच्छी तरह से आपको समझ आ जाएगा कि क्या यहाँ पर इसका एप्लीकेशन रहता है। ये आपको गिवन रिएक्शन दी है, ठीक है, दिस इज योर गिवन रिएक्शन। इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 4 दी है। अब आपको इन सारी रिएक्शंस में जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स आएंगे वो बताना है। तो स्टार्ट करते हैं इस रिएक्शन से। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 2NH3 गिव्स टू दिस। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, जो ये वाली रिएक्शन है उसको आपने क्या कर दिया है, रिवर्स कर दिया है। बाकी तो सेम है, तो रिवर्स करते हो जब रिएक्शन को, तो रेट कांस्टेंट क्या हो जाता है, सॉरी रेट कांस्टेंट नहीं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, बार बार मैं रेट कांस्टेंट बोल रही हूँ, प्लीज एक्सक्यूज दैट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाता है, वो इन्वर्ट हो जाता है। तो न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो K1 है वो क्या हो जाएगा, 1/K आ जाएगा, ठीक है। और 1/K क्या है, 1/4, क्योंकि K की वैल्यू कितनी है, 4 है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अब आपने इससे कंपैरिजन करना है इसको। इसमें आपने क्या किया है, 2 से मल्टीप्लाई किया है, तभी यहाँ पर 2 आया। इसका 2 3 ज़ा 6 है, 2 2 ज़ा यहाँ पर 4 है। दैट मीन्स इस पूरी रिएक्शन को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाता है, इसमें 4⁻² कर देते हो, ठीक है। क्योंकि हमने क्या किया है, अगर हम किसी रिएक्शन को किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, वो सीधी वैल्यू जाकर उसकी पावर में जाती है। 2 से मल्टीप्लाई करोगे रिएक्शन को तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उस पर क्या चेंज आएगा, उसकी पावर में वो चीज़ चल जाती है। 4⁻², 4 4 ज़ा 16 इसकी वैल्यू आ जाती है। नेक्स्ट इज NH3। देखो NH3 से हाफ ऑफ N2, 3/2 ऑफ H2। अब यहाँ से आप यहाँ कैसे गए, ध्यान से देखो। पहली बात NH3 यहाँ था, पहली बात आपने रिवर्स किया है, ठीक है। पहले आपने किया है रिवर्स किया है रिएक्शन को, क्योंकि NH3 यहाँ पर है। दूसरी बात, आपने कुछ मल्टीप्लीकेशन भी करी है। यहाँ पर 2 मोल्स है, लेकिन यहाँ पर तो आपका 1 मोल है। साथ ही में आप देखोगे नाइट्रोजन का 1 मोल था, लेकिन यहाँ पर हाफ मोल है। दैट मीन्स आपने पूरी रिएक्शन को मल्टीप्लाई किया है बाय हाफ। तो आपने पहले रिवर्स किया है एंड आपने क्या किया है, मल्टीप्लाइड बाय हाफ किया है। रिवर्स का क्या मतलब है, इनिशियली आपका रेट कांस्टेंट ही, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपका इनिशियली K था, ठीक है। उसको पहले आपने रिवर्स किया तो ये K से बन गया 1/K। और साथ ही में उसके बाद आपने पूरी रिएक्शन को मल्टीप्लाई किया है हाफ से। पूरी रिएक्शन को हाफ से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि जो आपके पास ये आया है उसे भी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को भी आपने मल्टीप्लाई कर दिया है, उसके रेज़ टू पावर में भी हाफ आ गया है, ठीक है। तो ये आपका फाइनली क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द न्यू रिएक्शन आ जाएगा। देखो रिपीट करवाती हूँ। इस रिएक्शन को आपने पहले क्या किया है, रिवर्स है, क्योंकि NH3 यहाँ पर है, लेकिन इस रिएक्शन में ये लेफ्ट हैंड साइड पे है। दैट मीन्स ये रिएक्शन रिवर्स हुई है, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये है कि पूरी रिएक्शन को आपने मल्टीप्लाई किया है हाफ से, बिकॉज यहाँ पर 2 से 2 डिवाइड हो गया तो 1 आ गया, यहाँ पर हाफ आ गया, यहाँ पर 3/2 आ गया। तो रिवर्स किया है एंड मल्टीप्लाइड बाय हाफ किया है। तो पहले रिएक्शन के लिए K की वैल्यू 4 थी, ठीक है, जैसे K है इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। रिवर्स किया मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, इसका इफेक्ट आ गया। दूसरी बात ये थी कि हाफ से भी मल्टीप्लाइड है, तो जिस भी टर्म से आप मल्टीप्लाई करते हो, जिस भी चीज़ से, तो चाहे वो फ्रैक्शन में ही क्यों ना हो, तो वो पार में चले जाती है उसके, ठीक है। तो 1/K, K की क्या वैल्यू है, 1/4 है, और 1/2 पार का मतलब होता है उसका रूट लेना। तो ये हो गया 1/2, इसका आंसर हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर K3 की वैल्यू क्या है, पहले आपने इसको इन्वर्ट किया, 1/4 आ गया, और साथ ही में जो 1/2 से आपने मल्टीप्लाई किया है पूरी इक्वेशन को, तो वो इसकी पार में आ जाता है 1/2। तो रूट का मतलब है कि इसकी वैल्यू आ जाती है 1/2, ठीक है। अब ये वाली रिएक्शन देखो, ये जस्ट ऊपर वाले के रिवर्स है। तो अगर आप रिवर्स करते हो इक्वेशन को, तो उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो इन्वर्ट हो जाता है। तो सिंपली यहाँ से भी आप देख सकते हो इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। या डायरेक्टली ऊपर से करना है, अगर आपको पेपर में ये दोनों इक्वेशन ही दी होती, ये ना दी होती, तब भी आप कर पाते। क्या करते हैं, यहाँ पर 1/2 से क्या हो रहा है, 1/2 से मल्टीप्लाई हो रहा है पूरी इक्वेशन। तो K 4 वैल्यू है, 4 1/2 मतलब 4 का अंडर रूट, जो कि आ जाता है 2। ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें, दोनों चीज़ें ये इंपॉर्टेंट है
कि कभी आप किसी इक्वेशन को, इक्विलिब्रियम रिएक्शन को रिवर्स करते हो तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी इन्वर्ट हो जाता है, और अगर आप किसी वैल्यू से पूरी रिएक्शन को मल्टीप्लाई करते हो तो वो रेज टू पावर में आ जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। ऐसे करके न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स आप निकाल सकते हो। तो आज हमने बहुत अच्छे से करा केमिकल इक्विलिब्रियम में लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। एक बार हम रीड करेंगे इसे, क्योंकि रीड नहीं करा था। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या कहता है? रेशियो ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स each raised to power their stoichiometric coefficients to that of products of the reactants each raised to power their stoichiometric coefficients is constant। मतलब ये रेशो, ये क्या कहना चाह रहे हैं, किस रेशो की बात हो रही है? रेशो ऑफ द प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स, वो भी मल्टीप्लिकेशन में जो जो भी प्रोडक्ट्स है और जो जो भी रिएक्टेंट्स है उनका जो रेशो है, और साथ ही में जो कि रेज टू पावर है विद देयर रिस्पेक्टिव स्टोइकियोमेट्रीज जैसे सी डी ए, वो क्या आता है? ये वैल्यू कांस्टेंट आती है। कांस्टेंट, जो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तभी इसे कांस्टेंट कहा गया है, क्योंकि इसकी एक फिक्स वैल्यू आती है एंड दिस इज नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और वो जो कांस्टेंट वैल्यू आती है ये रेशो करके, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहता है, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम कहता है, जो भी आपके प्रोडक्ट्स है उसमें उनको आप मल्टीप्लाई करोगे, साथ में यहाँ पर आप रेज टू पावर करोगे उनकी स्टोइकियोमेट्री, डिवाइड करोगे रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशंस को, और अपनी अपनी जो कॉफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई करोगे। ये रेशो करने से आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, और उसी कांस्टेंट वैल्यू को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, तो ये था लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इसी के हम टाइप्स करेंगे, उनके बीच में रिलेशन देखने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।